Hi everyone, welcome back to Mentor Manthan. I hope you all are doing absolutely fine. And yes, as the thumbnail reads, this video is about your PGT biology mock test for upcoming EMRS Tier 2 examination. So EMRS का एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है कि 40 MCQs क्वेश्चंस आएंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव, राइट। और 40 क्वेश्चंस जो MCQ के हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और डिस्क्रिप्टिव जो है वो टोटल 60 मार्क्स का होगा. सो योर एंटायर पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स. नाउ ये पेपर मैंने खुद से क्रिएट करा है आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर एज वेल एज जो भी आपका सिलेबस है. इट इज़ टोटली NCERT बेस्ड. एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड से कि अगर आप TGT साइंस के लिए भी साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो काइंडली वॉच द वीडियो टिल एंड. एटलीस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको इसमें आपके सिलेबस TGT साइंस के सिलेबस से मिलेंगे, तो आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो. उसमें देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. एंड डिस्क्रिप्टिव के बारे में जब हम डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन शुरू करेंगे मैं तब ज़्यादा बात करूँगी. MCQs के बारे में आई वुड से कि नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ अटेम्प्टिंग, कि या तो आप मेरे साथ साथ वीडियो में आंसर्स देखते चलो, या फिर बिफोर आई विल आंसर द क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो कि वीडियो पॉज कर सकते हो और खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इन MCQs में हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल असर्शन रीजनिंग मिलेगी, मैच द फॉलोइंग मिलेंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे. सो येस, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना. एंड आई गारंटी यू कि अगर आपने पूरा सेशन अच्छे से सिंसियरिटी के साथ अटेम्प्ट करा सो देन योर कॉन्फिडेंस विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. ऑल्सो वन मोर थिंग, यूजुअली जो हमारे MCQ सेशंस होते हैं टॉपिक वाइज, उसमें आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डेप्थ, पूरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ. बट क्योंकि ये मॉक टेस्ट है, आपको खुद को टेस्ट करने के लिए है, तो इसमें आई विल बी कवरिंग द आंसर्स मेजरली. बहुत डिटेल में आई वोंट बी गिवन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह अटैम्प्ट कर रहे हो रादर देन इट इज़ अ टीचिंग लर्निंग सेशन. Also, in case if you are here on this channel for the very first time, a very warm welcome to you all. So my name is Pooja and I have been an offline biology educator for the past 8 years, and recently I started this channel to guide teaching exam aspirants. So I have completed quite a few videos with theory plus MCQs plus answer writing. You may find the link of all those videos in the description of this video. And yes, now without any further delay, let's start with the questions. So first is match the following columns and select the correct option. So ये match the following का question है and all these options are based on your reproductive system. सबसे पहला है placenta. So placenta के साथ जाता है option number 2, that is human chorionic gonadotrophin. Placenta pregnancy के टाइम ये हार्मोन रिलीज करती है. Zona pellucida के लिए जाएगा option number 3, that is layer of ovum. ये एक अंडे की परत होती है. Then उसके बाद bulbourethral glands, ये आपके मेल accessory glands के पार्ट होते हैं. Paired glands होती हैं जो penis के lubrication में मदद करती है, यानी option number 4. एंड लेडिक सेल्स भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है जो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं. सो ऑप्शन नंबर डी के लिए फर्स्ट ऑप्शन जाएगा. सो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट बनता है दैट इज प्लेसेंटा के साथ था हमारा सेकेंड, राइट. तो ए का 2 है हमारा A एंड C ऑप्शन में, तो दैट मीन्स हमें इसमें से एलिमिनेट करना है. जोना पेल्यूसिडा के लिए है थर्ड, यानी B का थर्ड. सो येस, ऑप्शन नंबर C वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से जो करेक्ट मैच नहीं है आपने वो बताना है. ए क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आपका ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो ये बिल्कुल सही है. मोनास्कस पर्पियस एक ईस्ट होती है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दैट इज स्टैटिन्स रिलीज करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है. देन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए रिलीज करता है. आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन क्या होता है. एंड देन स्ट्रेप्टोकोकस रिलीज करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, स्टैटिन नहीं होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज होना चाहिए था. स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट्स को बर्स्ट करने में मदद करता है उन पेशेंट्स में जिनको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो. सो येस, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, during the light reaction of photosynthesis, when the reaction center of PS2 that is P680 absorbs light energy, which of the following correctly describes the sequence of electron transport and associated events. देखो photosynthesis में you have एक light reaction होती है, एक dark reaction होती है. तो ये light reaction में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसका सीक्वेंस पूछ रहा है. तो आपको पता है कि सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 यानी P680 एक्टिवेट होता है, ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर जाता है साइटोक्रोम BCF, इसको करेक्ट कर लेना, इट इज़ नॉट B6F, इट इज़ BCF कॉम्प्लेक्स के पास. वहाँ से जाएगा प्लास्टोसाइनिन में एंड देन PS1 के पास. सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बैठता है. Next, which of the following statements correctly describes the fluid mosaic model of the plasma membrane proposed by Singer and Nicholson? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था उसके फीचर्स जो हैं
वो यहाँ पे मेंशन है, इसमें से बताना है कि करेक्ट फीचर इसका कौन सा है। ऑल्सो 1972 ईयर याद रखना जब ये मॉडल प्रपोज किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए सेज प्रोटीन फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ लिपिड बाइलेयर। बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी लिपिड्स फॉर्म अ बाई लेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड एंड कैन मूव लेटरली। यस, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लिपिड्स जो है वो दो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बाई लेयर। प्रोटीन्स उनके अंदर धसे हुए होते हैं और लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। ऑब्वियसली सी एंड डी फिर गलती होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ओनली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विदाउट प्रोटीन्स। गलत है भाई, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। डी प्रोटीन रिमेन फिक्स्ड, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जाता है। Next question, a DNA molecule has 30% adenine. What is the percentage of guanine in the DNA? So देखो शारगाफ रूल के हिसाब से आपको पता है कि जितना परसेंटेज एडेनिन का होगा उतना ही थायमिन का, और जितना परसेंट साइटोसिन का होगा उतना गुआनिन का। सिंस एडेनिन 30% है, सो थायमिन भी 30% हो गया, तो A प्लस T आपका टोटल 60% हो गया। रिमेनिंग बचा 100 में से -60 इक्वल टू 40%। दैट मीन C प्लस G 40% है। अब उसको हाफ डिवाइड कर दो, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका गुआनिन परसेंटेज निकल आएगी 20%। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट वन। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी इस चैप्टर से, देन हार्डी-वेइनबर्ग का प्रिंसिपल, देन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर से पीजीटी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉक्स। नर मेंढक में शुक्राणुओं के संचरण के उचित मार्ग का चयन कीजिए। सो फ्रॉक्स आपके ईएमआरएस के सिलेबस में है, आपको उसका डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी जितने भी सिस्टम्स है वो पता होने चाहिए। इसमें आपको बताना है कि स्पर्म का क्या पाथवे होता है मेल फ्रॉक के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेस्टीज। टेस्टीज का कलर भी मेंशन्ड आपकी एनसीईआरटी में याद होना चाहिए, इट इज येलोइश कलर, ठीक है, एंड ओवोइड, ओवल शेप जैसा होता है। देन कम्स वासा फ्रेंशिया, देन किडनीज, देन बिडर्स कैनॉल, देन यूरोजेनाइटल डक्ट एंड फाइनली क्लोएका। एंड क्लोएका जो है वो कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म as well as urine. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। एंजाइम के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। फर्स्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स एक्टिव साइट नहीं बल्कि दूसरी साइड पे बाइंड करते हैं, जिसको कहते हैं एलोस्ट्रिक साइट। तो पहली ऑप्शन आपका जो है एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे। बाकी भी देख लेते हैं। बी, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। सी, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, ये भी सही है। एंड डी, हायर टेम्परेचर लीड्स टू डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स। यस, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम जो है वो डीनेचर कर जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन्स, और अगर कम टेम्परेचर होता है तो उस केस में एंजाइम इनएक्टिव होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। निम्नलिखित में से कौन सा ICBN के नियमनों के विरुद्ध है। सो ऑप्शन नंबर ए, एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिटेट। यस, हर एक स्पीशी का जीनस और स्पीशीज होना चाहिए। बी, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। भाई ये बिल्कुल गलत है। स्पीशीज नेम आपका स्मॉल लेटर से शुरू होता है, लेकिन जीनस का नेम जो है वो कैपिटल से शुरू होता है। नेक्स्ट, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। वेरी एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है। अगर हाथ से लिख रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम तो आपको उसको अंडरलाइन करना होता है सेपरेटली। एंड डी, साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आप साइंटिफिक नेम कोई भी लिख रहे हो तो वो लैटिन में लिखना होना चाहिए और इटैलिक्स के अंदर यानी तिरछे शब्दों में। नाउ इसके लिए जो करेक्ट आंसर बैठ गया आपका वो है ऑप्शन नंबर दैट इज बी। Next question, in a dihybrid cross, what is the frequency of getting a pure homozygous recessive individual, that is small r and small y in the F2 generation। देखो dihybrid cross में हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं, एक आपकी सीड का शेप और दूसरा सीड का कलर। क्योंकि ये homozygous recessive individual that is wrinkled and green सीड्स की बात कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/16। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि जो डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का रेशियो आता है दैट इज 9:3:3:1, जिसमें से 9 जो है वो राउंड एंड येलो सीड्स के लिए होता है, एक 3 राउंड एंड ग्रीन सीड्स के लिए होता है, दूसरा 3 रिंकल्ड एंड येलो सीड्स के लिए होता है, और जो लास्ट वाला है दैट इज 1 वो रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स के लिए होता है। सिंस इट इज आस्किंग फॉर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स तो करेक्ट ऑप्शन डी जाता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वैक्सीनेशन। टीकाकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एंड देन आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
पहला, वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, एब्सोल्युटली राइट. सेकंड स्टेटमेंट, वैक्सीन्स कंटेन वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस और देयर प्रोडक्ट्स, ये भी सही है, मैंने आपको पढ़ाया भी था थ्योरी वाली क्लास में कि जो वैक्सीन्स होती है आप उसमें एक्चुअल ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा उठा के नहीं डाल देते, या तो आप उसका जेनेटिक मटीरियल एक्सट्रैक्ट करके डालते हो या उसको वीक फॉर्म में डालते हो ताकि वो बीमारी कॉज ना कर सके, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को जगा दे और इम्यून सिस्टम उसके अगेन एंटीबॉडीज बना दे. थर्ड है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स ओनली इमीडिएट इम्यूनिटी एंड नॉट लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन. भाई ये बिल्कुल गलत बात है, वैक्सीनेशन जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. सो इस हिसाब से जो हमारे दो स्टेटमेंट्स या कथन सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2. सो ए ऑप्शन करेक्ट जाता है. क्वेश्चन, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स. हाँ जी, ये बायोटेक का क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी. आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है कंसिस्टिंग ऑफ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, वो एमआरएनए के साथ मिलके बना लेता है रिस्क, जिसको कहते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, एंड दिस डजंट अलाउ योर नेमाटोड स्पेसिफिक एमआरएनए टू गेट एक्सप्रेस्ड, यानी आगे चल के ट्रांसलेशन नहीं होती, कोई प्रोटीन नहीं बनता. सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. जनसंख्या विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन नंबर्स पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, बिल्कुल सही. सेकंड, पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर, बायोमास, परसेंटेज कवर एक्सेट्रा. हाँ जी, पॉपुलेशन डेंसिटी के मापने के ये डिफरेंट तरीके होते हैं. देन तीसरा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स रादर देन पॉपुलेशन, बिल्कुल गलत भाई, नाम में ही आ रहा है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, यानी कि किसी एक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं हैं, तो ये इंडिविजुअली एक नागरिक के ऊपर तो बेस्ड नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाता है. करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ असर्शन रीजन टाइप. असर्शन कहता है कथन, सेल्स इन ज़ीनॉट फेज आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. देखो, आपकी सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट फेसेस होते हैं. G1 फेस होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, ठीक है, देन M फेज शुरू होता है. नाउ अगर मान लो कि G1 के बाद अगर आपका सेल आगे S फेज में नहीं जाता और वो एंटर कर जाता है G0 फेज में, तो हम कहते हैं कि वो सेल साइकिल को एग्जिट कर गया, क्योंकि वो आगे डिवाइड नहीं होगा. लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी भी चयापचय के रूप में कार्य होते हैं, वो सब चल रहे होते हैं. जो एक सेल नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है वो करता है, बस ओनली द थिंग इज कि उसने सेल साइकिल जो है उसको एग्जिट कर दी, अब वो आगे चल के डिवाइड नहीं होगा. ठीक, तो एजर्शन जो है वो बिल्कुल गलत है कि सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है. रीजन, दे हैव एग्जिटेड द सेल साइकिल ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने क्या करा है कि सेल साइकिल को एग्जिट कर दिया. तो करेक्ट ऑप्शन जाता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. Next question, which of the following enhances oxygen unloading from hemoglobin in tissues? See, your hemoglobin can bind with oxygen as well as CO2. तो जब टिश्यूज में जाता है तब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होती है और CO2 कंबाइन होता है. सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो इस चीज़ को होने में मदद करते हैं. सबसे पहले जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो कम होना चाहिए और CO2 का ज़्यादा होना चाहिए. इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, 2-3 BPG का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होना चाहिए. हाइड्रोजन आयन्स का मतलब ज़्यादा, इसका मतलब pH क्या हो गया, कम हो गया. सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीज्ड एसिडिटी या फिर लो pH. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपैरेटस इन द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक के अंदर जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है उसका क्या फंक्शन होता है? सो सी, जो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर चलाजल एंड के पास आपके 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और माइक्रोपाइलर एंड के पास आपका एग अपैरेटस होता है. वो एग अपैरेटस 3 सेल्स का होता है, जिसके अंदर एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिट्स होते हैं. नाउ सिनर्जिट्स को हम हेल्पर या कोऑपरेटिव सेल्स के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि उनका फिलीफॉर्म अपैरेटस केमिकल्स रिलीज करता है और पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एम्ब्रियो सैक में एंट्री मारने के लिए. सो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. सो ये पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है. सो पहला है आपका अमेंसिलिज्म. नाउ अमेंसिलिज्म में अगर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक का नुकसान होगा और दूसरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पेनिसिलियम सिक्रीट्स एंटीबायोटिक्स दैट इनहिबिट बैक्टीरिया. देखो, इसमें बैक्टीरिया का नुकसान होता है. पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है जो उसको मार देती है. पेनिसिलियम का कोई फ़ायदा नहीं होता इसमें. कमेंसिलिज्म जो है ये है आपका बार्निकल्स ऑन वेल स्किन. कमेंसिलिज्म में एक को
फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। तीसरा म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, इसका है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ माइकोराइजल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट। प्लांट जो है खाना बनाता है, फंजाई उसको फॉस्फोरस वगैरह मिनरल्स देती है। एंड चौथा है पैरासिटिज्म, परजीवी संबंध, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी पे रहता है, चाहे आउटसाइड या इनसाइड, जैसे कि कसकटा ऑन द होस्ट प्लांट। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए के साथ 2 जाता है, बी के साथ 1 जाता है, सी के साथ 3rd एंड डी के साथ 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडेप्टिव रेडिएशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। देखो अडेप्टिव रेडिएशन मैंने बहुत अच्छे से आपको अभी 2-4 दिन पहले एवोल्यूशन की क्लास ली है, उसमें एक्सप्लेन करा था। आपको इसमें बताना है कि ये कहाँ पर कैसे वातावरण में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू और रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट विद अनऑक्यूपाइड निशेस, यानी कि एक ऐसा वातावरण जो नया हो या तेजी से बदल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। सो देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 पेयर्स ऑफ लिप्स होते हैं, यानी कि 12 पेयर और 24 टोटल नंबर है, जिसमें से जो फर्स्ट टू 7th पेयर है उसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं या फिर वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे की तरफ वेंट्रली स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से। जबकि जो 8th, 9th और 10th पेयर है इसको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स या फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये पीछे की तरफ जो है वो तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं, लेकिन आगे की तरफ ना ये स्टर्नम से नहीं जुड़ते, डायरेक्टली 7th जो पेयर है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और आखिरी के जो हमारे 11th एंड 12th 2 पेयर बचे, इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। रीजन बीइंग, पीछे से तो ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हैं, दैट इज डॉर्सली, बट वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं है। ऑल्सो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रू रिब्स हैं वो कौन से कार्टिलेज से जुड़ते हैं स्टर्नम से। सो दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज, याद रखना। सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पूछे हैं ना इसमें फ्लोटिंग रिब्स के, तो 2 पेयर्स हैं हमारे। अगर नंबर पूछता तो 11th एंड 12th वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग बॉडी कैविटी टाइप। देखो एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हो कि डिफरेंट फाइला को हमने बॉडी कैविटी के बेसिस पे भी डिवाइड करा है, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी या सीलोम होती है उसको हम सीलोमेट्स कहते हैं, जिसमें नहीं होती है उसको एसीलोमेट कहते हैं, और जिसमें फॉल्स सीलोम होती है उसको सीडोसीलोमेट कहते हैं। तो अर्थवर्म हमारा एनालिडा में आता है, एंड एनालिड्स जो है ये फर्स्ट फाइलम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ट्रू सीलोम होती है। तो ऑप्शन एक इनकरेक्ट है। प्लानेरिया प्लैटीहेल्मिन्थ्स फ्लैटवर्म्स में आता है एंड इनके अंदर ट्रू सीलोम नहीं होती, तो ये भी गलत है। पाइला हमारा मोलस्का में आता है, ये सीडोसीलोमेट दे रखा है, ये भी गलत है। एस्कैरिस एस्कलमेंट्स में आता है एंड यस इस फाइलम के अंदर सीडोसीलोमेट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद द साइट्स ऑफ अकरेंस। निम्नलिखित प्रक्रियाओं को उनके होने वाले स्थानों के साथ मिलाइए। सो ग्लाइकोलिसिस हमारी साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होती है। टीसीए साइकिल यानी ये क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के अंदर होती है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड येस, अगर आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ पॉज करके हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए एंड वीडियो को भी बूस्ट मिले। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एब्सिसिक एसिड एंड देन आपको बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इज ABA promotes seed dormancy, हाँ जी बिल्कुल सही है। देन ABA promotes stomata closure during water loss, yes इसलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। देन ABA promotes fruit ripening, ये बिल्कुल गलत है, ये इथाइलिन का फंक्शन होता है। देन ABA promotes cell elongation, ये भी गलत है, सेल elongation जिब्रेलिन का फंक्शन होता है। ऑल्सो एक चीज़ याद रखना कि एब्सिसिक एसिड जो है हम इसको एंटागोनिस्ट मानते हैं जिब्रेलिक एसिड का। जब मैंने आपको प्लांट हार्मोन्स पढ़ाया था आई हैव टोल्ड यू दिस। तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो है हमारी सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। Next question, a patient complains of muscle cramps, tingling sensation in hands and feet and low blood calcium levels. Which hormone is deficient? यानी एक रोगी के मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ और पैरों में झंझनाहट और रक्त में कम कैल्शियम स्तर की शिकायत है। कौन सा हार्मोन इसमें कम है इसकी बॉडी के अंदर? सो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि क्लिनिकल डायग्नोसिस का भी कोई क्वेश्चन है। सो देखो आपके 2 हार्मोन्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, एक है पैराथायराइड और एक है कैल्सीटोनिन, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा ना कि एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड दोनों ऑपोजिट काम करते हैं, सिमिलरली ह्यूमंस के अंदर ये चीज़ ऑपोजिट काम करती है। सो जो कैल्सीटोनिन होता है ये ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करता है,
और जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अब क्योंकि इस पेशेंट के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल्स कम पाए गए हैं, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, तुम सिर्फ देखो कि ब्लड कैल्शियम लेवल इसके अंदर कम है, तो दैट मीन्स पैराथायराइड हार्मोन की कमी है इसके अंदर, क्योंकि पैराथायराइड का काम होता है ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाना। दैट इज़ वाई हम इसको हाइपर कैल्शियमिक भी कहते हैं। ये आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड के अंदर बढ़ता है। ठीक, इसके अलावा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है आपकी गट इंटेस्टाइन से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर दैट डिफरेंशिएट्स डाइकॉट फ्रॉम मोनोकॉट। सो आपको वो फीचर बताना है जो डाइकॉट का फीचर हो। सो डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन नहीं होती, वेन्स डोंट रन पैरेलल टू ईच अदर, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। देन ऑप्शन बी, वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन स्टेम। नहीं, ये मोनोकॉट्स की स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स हैं आपके स्कैटर्ड होते हैं, इसमें नहीं होते डाइकॉट में। देन सी, टैप रूट सिस्टम डाइकॉट्स में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। डी, फाइब्रस रूट सिस्टम जो है ये तो मोनोकॉट का फीचर है। सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स विद देयर फंक्शंस। नाउ ल्यूकोसाइट्स आपकी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBCs होती हैं। जिसने भी सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों डिटेल में पढ़ा है मुझसे, उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सो फर्स्ट इज बेसोफिल्स। सो बेसोफिल्स सिक्रीट करते हैं कुछ केमिकल्स दैट आर हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। न्यूट्रोफिल्स हमारे फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1। देन एस्नोफिल्स, ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस को एंड एसोसिएटेड होते हैं आपकी एलर्जिक रिएक्शंस के साथ। एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो B and T सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। Next question, a drug inhibits 5S rRNA synthesis in a eukaryotic cell. Which RNA polymerase is most likely affected? So eukaryotes के अंदर आपके 3 टाइप के RNA polymerase होते हैं। Now you have to remember कि कौन सा RNA polymerase कौन सा RNA बनाता है। So RNA pol 1 आपका rRNA बनाता है, उसमें भी 18S, 28S और 5.8S rRNA। RNA पोल 2 आपका mRNA बनाता है, और जो पोल 3 होता है वो tRNA बनाता है। snRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर RNA एज वेल एज 5S RNA बनाता है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा है कि एक ड्रग है जो 5S rRNA सिंथेसिस नहीं होने दे रही यूक्रियोटिक कोशिका के अंदर, तो इसका मतलब कौन सा RNA पॉलीमरेज जो है वो अफेक्टेड है, तो दैट इज RNA पोल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी दैट इज NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन बाय प्रोड्यूसर्स होता है। सो यू विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ अ न्यूरल मेम्ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, जब रेस्टिंग स्टेट में होती है कोई भी न्यूरल मेम्ब्रेन, मतलब जब अभी कोई सिग्नल अराइव नहीं करा, उस टाइम पे सेल के बाहर की तरफ Na+ आयन ज़्यादा होते हैं और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन्स और कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। एंड एट दिस टाइम मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़्यादा पोटेशियम आयन्स के लिए होती है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाता है। Next question, select the correct statement with respect to RAS. Now what is RAS? Renin angiotensin mechanism इसको कहते हैं। तो जब भी आपका GFR that is glomerular filtration rate कम हो जाता है, उस केस में किडनी के juxtaglomerular cells एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ब्लड के अंदर बैठा हुआ जो एंजियोटेंसिनोजेन है उसको कन्वर्ट करते हैं। 1 में 1 कन्वर्ट होता है 2 में, एंड देन ये एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स को कि वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करे। नाउ एल्डोस्टेरोन जो है वो एक तरीके का वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और GFR आपका बढ़ जाता है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरोन डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर। नहीं, मैंने अभी बताया कि ये तो इंक्रीज करता है। ANF एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ANF की फुल फॉर्म होती है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एंड यस ये एक चेक रखता है इसके ऊपर, रास मैकेनिज्म के ऊपर, एंड ये एक वैसोडाइलेटर होता है, दैट मीन्स ये ब्लड प्रेशर कम करता है। देन ADH कॉजेज वैसोडाइलेशन। ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगेन गलत, ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और BP बढ़ाता है। नेक्स्ट, वैसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। एब्सोल्युटली रॉन्ग, वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज किया जाता है। सो इसमें से जो 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर आई थिंक A सही है आपका, एंड देन ऑप्शन नंबर C सही है, बस दैट्स इट। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग टाइप का है। असर्शन कहता है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन टोमेटो। एब्सोल्युटली राइट। आपको NCERT के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के, बिकॉज इससे तो अक्सर एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन आपके चाइना रोज में मिलता है, लेमन में मिलता है एंड टोमेटो में मिलता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन
कहता है कि इन एक्साइल प्लेसेंटेशन ओव्यूल्स आर अटैच टू द सेंट्रल एक्सेस ऑफ अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। एब्सोल्युटली राइट, इसमें ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं एक मल्टीकुलर ओवरी के अंदर। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोगैस्ट्रॉन हार्मोन। सो ये एंट्रोगैस्ट्रॉन हार्मोन आपका गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रोकता है। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। और इसका ऑपोजिट गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करवाता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन। डाइजेशन में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीफ एनाटमी। अगेन एनाटमी ऑफ प्लांट्स से आपका क्वेश्चन है ये। सो पहला है, बलिफॉर्म सेल्स हेल्प इन रोलिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। सो जो मोनोकॉट लीफ होती है, एक आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, इसके अंदर जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें आपको कुछ कलरलेस और एम्प्टी सेल्स मिलते हैं जिनका नाम होता है बलिफॉर्म सेल्स, है ना। और जब भी पानी का स्ट्रेस होता है तो ये फ्लैक्सिड हो जाते हैं और लीफ को कर्ल करवा देते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, स्पॉन्जी मीजोफिल कंटेन्स मोर क्लोरोप्लास्ट देन पैलिसेड मीजोफिल। रॉन्ग, पैलिसेड में ज़्यादा होते हैं। थर्ड, स्टोमेटा आर यूजुअली एब्सेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस ऑफ डॉर्सोवेंट्रल लीफ। डॉर्सोवेंट्रल लीफ किस में होती है? हमारी डाइकॉट्स के अंदर। और अपर एपिडर्मिस का मतलब ये अडैक्सियल एपिडर्मिस की बात कर रहा है। एंड यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो थोड़े कम पाए जाते हैं, तो हम इसको राइट कंसिडर कर सकते हैं कि आर यूजुअली एब्सेंट। ठीक है। देन फोर्थ, क्रैंस एनाटमी इज फाउंड इन C3 प्लांट्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्रैंस एनाटमी C4 प्लांट्स में मिलती है। सो करेक्ट जो है इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर डिजायरेबल जीन डालने के लिए हम डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। और डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? जो उसका पैथोजेनिक पोर्शन है वो आपने उसको अलग कर दिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ। ये कनाडा में साइन किया गया था मॉन्ट्रियल के अंदर, एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ozone depleting substances, that is option number C. Next question, mutation in E. coli DNA polymerase leads to accumulation of RNA primers on Okazaki fragments. Which polymerase is likely defective? तो RNA primer को E. coli that is a prokaryote उसमें से हटाने के लिए कौन सा DNA polymerase लगता है? So correct answer है option number A, that is DNA pol 1. Next question is of assertion reason type. Assertion says frogs are यूरिकोटेलिक एनिमल्स। भाई गलत है। जो फ्रॉग्स का मेन आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज़ यूरिया, तो वो यूरियोटेलिक होते हैं। और मैं यहाँ पे एडल्ट फ्रॉग्स की बात कर रही हूँ। जब फ्रॉग एक टैडपोल होता है तो उसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होता है। सो assertion तो रॉन्ग हो गया। रीज़न, दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड टू कंजर्व वाटर। भाई ये भी गलत है। ये यूरिक एसिड तो नहीं रिलीज करते, ये एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिया को। सो फॉर दिस क्वेश्चन बोथ ए एंड आर जो है आपके फॉल्स है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच कॉर्डेट शोज ट्रांजिशन बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। देखो अभी एवोल्यूशन में मैंने आपको आर्कियोपेट्रिक्स पढ़ाया था जो कि एक रेप्टाइल और बर्ड के बीच का मिसिंग लिंक है, क्योंकि उसके पास दोनों के कुछ फीचर्स थे। सिमिलरली इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के कुछ कॉमन फीचर्स जो हैं वो हमारे एम्फियोक्सिस यानी लैंडस्लेट के अंदर पाए जाते हैं, एंड इसलिए हम इसको मिसिंग लिंक कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के बीच में। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। Next, in a dihybrid cross, if two genes are very tightly linked on the same chromosome, what will be the observation in F2 generation? देखो अगर सेम क्रोमोसोम पे दो जीन्स काफ़ी ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है, दैट मीन्स यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी कम होती है, और जो ऑफस्प्रिंग्स होती है वो पेरेंटल टाइप वाली ज़्यादा होती है ना। रिकॉम्बिनेंट टाइप्स काफ़ी कम होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। Next question, a population of 500 individuals has 20 births, 10 deaths, 5 immigrants and 15 emigrants in a year. What is the net population change? ये organism and population का न्यूमेरिकल है। आपने population density का फॉर्मूला पढ़ा है, that is NT+1 is equal to NT+B+I minus D+E. सो बर्थ और इमिग्रेशन को ऐड कर लो, 20 + 5 25, और डेथ और एमिग्रेशन को ऐड कर लो, 10 + 15 यानी 25। तो 25 - 25 0 होना चाहिए। अच्छा, कोई सा भी ऑप्शन में ज़ीरो नहीं है।
ओके, सो ये टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पे ज़ीरो आएगा ऑप्शन, कोई नेट पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितने आपके बर्थ प्लस इमिग्रेशन हुए अगर आप उसको माइनस करो डेथ और इमिग्रेशन से तो नेट चेंज ज़ीरो का ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो इसको करेक्ट करके भेज दूंगी। फ़िलहाल के लिए प्लीज़ इसका आंसर जो है आपका ज़ीरो होगा। Last MCQ, how many phosphodiester bonds are present in a linear double-stranded DNA molecule with 100 base pairs? तो आपको नंबर ऑफ phosphodiester bonds बताने हैं एक लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अंदर 100 बेस पेयर्स है। तो देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n-2 वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि 100 बेस पेयर्स हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 2 दैट इज 200 न्यूक्लियोटाइड्स। अब फॉर्मूला क्या है फॉस्फोडाइस्टर का, n-2, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो गए 200 माइनस 2 दैट इज 198 आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें 100 बेस पेयर पाए जाते हैं। हाँ जी, विद दिस वी कंप्लीट अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव जो आपके एग्जाम में आएगा, डैट इज़ 40 MCQs। पीजीटी बायोलॉजी की जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी, जिसने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, उसका तो एक 1 राउंड रिवीजन हो गया होगा। सेशन पसंद आया हो अब तक तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड येस, नेक्स्ट अब शुरू करना है हमने डिस्क्रिप्टिव। नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये मॉक टेस्ट होने वाला है, तो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, टाइम लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चंस इजीली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है मैंने उसी हिसाब से बनाए हैं, सेल्फ मेड है। एंड वन मोर थिंग कि देखो सीबीएसई ना 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, या तो वो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा या वो आपको पूरा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे देगा। तो मैंने कोशिश करी है कि दोनों ही चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए, तो 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15 मैंने पार्ट्स में बनाए हैं। ठीक, और जो पार्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना एक्चुअली उनमें टाइम कम लगता है, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यूजुअली 1 मार्कर 2 मार्कर होते हैं, तो कितनी लाइन्स लिख लोगे तुम उसमें, राइट। एंड कुछ क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में है। अगैन डिस्क्रिप्टिव के सारे क्वेश्चन में तुम एक राउंड अपना सिलेबस का घूम लोगे, मतलब हर एक यूनिट से आई हैव ट्राइड की एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फ्रेम कर दूँ। सो नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब बैठ के इन क्वेश्चंस को टाइम के साथ लगाओ, देखो कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो। एंड जो भी स्कोर तुम्हारा एमसीक्यू में आ रहा है वो कमेंट्स में बताओगे। डिस्क्रिप्टिव में कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव के लिए 2 पार्ट्स में। पहला है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर है, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है। सिमिलरली वैसा डायग्राम ड्रॉ करोगे, नीटली लेबल करोगे, उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फॉस्फोलिपिड, एवरीथिंग यू विल मेंशन इट। देन उसके बाद वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत ईजी है, बता सकते हो। देन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में आप डिफरेंस बताओगे एक लाइन ड्रॉ करके बीच में, दैट इज कॉलम्स बना के। एंड ट्राई टू राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में। तो देखो जो ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड क्वेश्चन होते हैं ना उसको आंसर करना ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखने होते। देन सेकेंड क्वेश्चन है यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ EcoR1 एक्सप्लेन द कन्वेंशन फॉर नेमिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को नेम करने के लिए एक कन्वेंशन या प्रोटोकॉल होता है, ठीक, तो आपको वही एक्सप्लेन करना है कि ई जीनस नेम होता है, को कोलाई स्पीशीज नेम होता है, आर स्ट्रेन एंड ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ये सब कुछ। देन हाउ इज एन एक्सोन्यूक्लियस फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम एन एंडोन्यूक्लियस। देखो ये दोनों एंजाइम्स होते हैं लेकिन डीएनए को डिफरेंट तरीके से कट करते हैं। अगेन आपको इसके बीच में डिफरेंस बताना है, जितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिख सकते हो लिखना, एग्जाम्पल्स दे सकते हो तो एग्जाम्पल्स भी जरूर देना। Then next question again in parts, explain the counter current mechanism in the loop of Henle and Vasa-Recta. How does it help in the concentration of urine? देखो आपको पता है कि जो ह्यूमन यूरिन होता है वो 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है स्पेशली वाटर का थ्रू काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो कि लूप ऑफ हेनले एंड वासा-रेक्टा के बीच में होता है। सो वो पूरा काउंटर करेंट मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। देन व्हाट इज द रोल ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस व्हेन देयर इज अ फॉल इन GFR। देखो GFR वाला क्वेश्चन हमने अभी MCQ में भी करा था, है ना, जब भी GFR जो होता है फॉल डाउन करता है उस टाइम पे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वही पूरा रास मैकेनिज्म जो है आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्राइब द ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द
inner mitochondrial membrane, explaining the role of various complexes in creating a proton gradient and the final reduction of oxygen to form water during aerobic respiration. देखो aerobic respiration का जो final step होता है वो inner mitochondrial membrane के अंदर होता है, that is your electron transport system. and ये one of the perfect questions है 4 marks में जो आ सकता है. इसमें आप उसकी थ्योरी भी लिखोगे, लेकिन थ्योरी से पहले कोशिश करना कि जिस तरीके से आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है वैसे फ्लो चार्ट फॉर्म में बना दो और जितनी मैक्सिमम लेबलिंग्स कर सकते हो वो कर देना यहाँ पे. ठीक, तो रीज़न बीइंग कि एग्जामिनर तुम्हारा फ्लो चार्ट या फिर जो डायग्राम है उसको देखकर मार्क्स दे देगा, आपके राइटअप की तरफ नहीं जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Question 5, again in parts. Explain the role of lactic acid bacteria in the conversion of milk to curd and how does this process improve the nutritional quality of the curd. देखो इसमें एनसीईआरटी पे पूरा ही एक पैराग्राफ है, सेम पैराग्राफ आपने यहाँ पे छाप कर आना है, 2 मार्क्स के लिए एकदम सफिशिएंट है ये. नेक्स्ट B, name the baker's yeast and explain how it helps in making ब्रेड पोरस एंड सॉफ्ट. बेकर्स ईस्ट का जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है वो बताना है. ये बताना है कि वो ब्रेड को कैसे सॉफ्ट बनाती है. CO2 प्रोडक्शन, गैस वगैरह वाला पॉइंट इंक्लूड करोगे यहाँ पे. ऑल्सो मेंशन द रोल ऑफ स्टैटिन्स इन ह्यूमन हेल्थ. स्टैटिन्स क्या थे? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है ना, अभी एक MCQ में पढ़ा था. वो बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसका फंक्शन क्या है. एंड द माइक्रोब दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. ठीक, तो ये हो गया आपका 2+2 4 मार्क्स का क्वेश्चन. Next, question number 6. Elaborate on Darwin's theory of natural selection using the specific example of industrial melanism in moths, explaining how environmental shifts can lead to a change in the frequency of phenotypes within a population over time. तो देखो, अभी एवोल्यूशन में तुम्हें डार्विन थ्योरी भी पढ़ाई थी और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी सिखाया था. इसमें पहले तुम डार्विन की थ्योरी को एक्सप्लेन करोगे कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात कैसे करी है, कैसे उसने बताया है कि जिसके पास फेवरेबल हेरिटेबल जीन्स होते हैं वो पास ऑन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में एंड वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरफ जाता है. तो पहले ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करोगे एंड देन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाला एग्जाम्पल जो बिस्टन बेटिलूरिया आपके आर्थ्रोपोडा मोथ के अंदर हुआ था उसको एक्सप्लेन करोगे कि कैसे नेचर ने उसको जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में फिट बैठ रहा था उसको सेलेक्ट करा. तब जाके ये पूरा 4 मार्क का आपका आंसर बनेगा. नेक्स्ट, discuss the different phases of the menstrual cycle in human females, correlating the changes in the ovarian hormones, that is progesterone and estrogen, with the pituitary hormones LH and FSH, and the simultaneous structural changes in the uterine endometrium. Basically ये पूरी कहानी का मतलब है कि आपने menstrual cycle explain करनी है. इसके जितने भी phases होते हैं, menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase, then luteal phase, कैसे कैसे उनमें hormones में change आता है, endometrial lining में change आता है, everything जो भी class 12 NCERT के अंदर है वो, और साथ में जैसे उसमें ग्राफ बना के एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर ग्राफ ड्रॉ कर सको तो और भी अच्छा रहेगा. अदरवाइज राइटअप भी सफिशिएंट है, बट वही है कि ग्राफ जो है एक एडिशनल आपको एज देता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. अगेन पार्ट्स में देखो, इफ अ डिप्लॉयड सेल हैज 2C अमाउंट ऑफ DNA एंड 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द G1 phase, व्हाट विल बी द DNA कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर आफ्टर द S phase. S phase में क्या होता है, हमारा DNA रेप्लिकेशन होता है. तो वो पूछ रहा है कि G1 फेज के बाद S फेज में जब DNA रेप्लिकेशन हो जाएगा तो DNA कंटेंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या चेंज आएगा. अगर आपका सेल साइकिल चैप्टर क्लियर है तो बहुत ही ईजी, मतलब विद इन सेकेंड्स आंसर करने वाला ही क्वेश्चन है. देन पार्ट B, एक्सप्लेन वाई meiosis 2 इज कॉल्ड एन इक्वेशनल डिवीजन इवन दो इट अकर्स इन अ हैप्लॉइड सेल. अगेन वेरी इजी, इक्वेशनल डिवीजन meiosis 2 को क्यों कहते हैं, आपने सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना है. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8. अगला क्वेश्चन, elaborate on the classification of algae into chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, providing a comparative analysis of their photosynthetic pigments, stored food materials and their diverse ecological and commercial contributions to human welfare. Basically आम भाषा में ये आपको 3 classes of algae, that is chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae का डिफरेंस मांग रहा है. अगेन आप इस क्वेश्चन को एक टेबल फॉर्मेट में या कॉलम्स बना के, एक कॉलम में chlorophyceae हेडिंग, दूसरे में phaeophyceae, rhodophyceae, इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे. क्योंकि ये पूरा ही क्वेश्चन 4 मार्क का, इसके अंदर कोई सब पॉइंट्स नहीं है, तो तुम जितने मैक्सिमम पॉइंट्स, एटलीस्ट 8 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करना हर एक के अंदर, बिकॉज हाफ मार्क का हम कंसिडर करेंगे कि हर एक पॉइंट है. Then question number 10, briefly explain the 4 major causes of biodiversity loss commonly known as the evil quadrant that leads to accelerated species extinction. Again direct question from your इकोलॉजी यूनिट. आपको पता है कि 4 मेजर कॉजेज डाइवर्सिटी के लॉस के क्या है. तो एक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है, दूसरा को एक्सटिंक्शन होता है,
तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेशन होता है, एंड चौथा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सो हर एक पॉइंट की आप हेडिंग दोगे एंड देन एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करोगे, जैसा कि आपका एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। नेक्स्ट, explain the sliding filament theory of muscle contraction, detailing the molecular interactions between actin and myosin filaments। तो देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी तुम्हें पूरी एक्सप्लेन करनी है इसमें, बट उसको एक्सप्लेन करने से पहले सार्कोमियर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देना, एज वेल एज उसको एक्सप्लेन भी कर देना। देन उसके बाद एक्टिन एंड मायोसिन को डिफाइन करना कि भाई इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन उसके बाद सार्कोट्यूबुलर सिस्टम जो आपका वो ड्रॉ करोगे आप, एंड देन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के पॉइंट्स, एंड दिस इज हाउ ये पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस एंड डिस्कस हाउ दिस डेमोन्स्ट्रेट्स बोथ मल्टीपल एलिज्म एंड कोडोमिनेंस। आपको पता है कि जो ह्यूमंस के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि वी हैव 3 एलील्स आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, एंड आई एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई। ठीक, तो इसमें 3 एलील्स आते हैं, दैट इज वाई मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जाम्पल हो गया। सो यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है इन 4 मार्क्स। Next question and the last question again in parts. Part A, respiration is an amphibolic pathway. Justify this statement by explaining the dual role of respiratory intermediates. Amphibolic का मतलब होता है कुछ चीज़ों का टूटना और कुछ चीज़ों का बनना, that is it has catabolism as well as anabolism। तो आपको यही बताना है कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक पाथवे कैसे, विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करोगे। देन पार्ट बी में डिफाइन रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो इसकी डेफिनेशन देनी है और RQ वैल्यू कैलकुलेट करनी है फैट्स के लिए, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ यूजुअली लेस देन 1। तो जो फैट्स स्पेशली ट्राइपैल्मिटिन का पूछ रहा है, तो इसमें 102 CO2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं, एंड 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इफ़ आई एम राइट ये कंज्यूम होते हैं। तो इसकी जो RQ वैल्यू आती है डेट इज़ 0.7 एंड इट इज़ लेस देन 1। अब आपको बताना है कि ये 1 से कम क्यों है। सो दिस वॉज अगैन योर 4 मार्क क्वेश्चन, एंड येस विद दिस पूरा मॉक टेस्ट पेपर ख़त्म होता है। अगर बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करोगे इसे तो अपनी तैयारी का बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। एंड अगैन आई एम सेइंग कि अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ग्रुप्स में शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि ये देखने के लिए तो सिर्फ 40 मिनट्स का सेशन है एक, बट इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चंस देखने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि MCQ के नाम पे मैं कुछ भी करा दूँ, सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करा दिए, 1 लाइनर्स करा दिए। आई हैड टू इंक्लूड एवरीथिंग MCQs में, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, असर्शन रीजन टाइप हो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है PGT का पेपर है तो इतना ईजी तो नहीं देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे जिसमें टाइम कंज्यूम होगा। सो येस, इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, काइंडली अप्रिशिएटेड बाई लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, and I'll see you in the next video very soon. All the very best for your preparation as well as exam. Thank you so much.